लक्ष्मीकांत के सीरीज में आप सबका स्वागत है दोस्तों। ये लक्ष्मीकांत का थर्ड चैप्टर है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का नाम है संविधान की प्रमुख विशेषता, सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका प्री भी कवर हो जाता है, आपका मेंस भी कवर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यह चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको एक एक पॉइंट को कवर कराता हूँ, एक एक लाइन को समझाता हूँ, कोई आपको दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लक्ष्मीकांत को पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 9 पॉइंट को कवर कर लिया था, 9 विशेषता को देख लिया था। आज हम लोग 10वां विशेषता देखेंगे। ठीक है, वे 9 विशेषता हम लोगों ने कौन कौन देखा था, तो थोड़ा रिकेप कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला देखा था कि भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। दूसरा विशेषता यह देखा था कि दोस्तों भारत का जो संविधान है विभिन्न स्रोतों से विहित है, यानी अन्य देशों के संविधान का अध्ययन करके हम लोगों ने कुछ प्रावधान को ग्रहण भी किया है, ये भी तो एक विशेषता ही है। ठीक है, तीसरा विशेषता यह देखा था कि दोस्तों भारत का संविधान नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय रखता है, यानी भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है। फिर चौथा विशेषता यह देखा था दोस्तों कि भारत का जो संविधान है एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था को भी रखता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एकात्मक क्या है, संघीय क्या है, तो आप पिछला वीडियो जाकर देखिए। ऐसे मैं बता देता हूँ, एकात्मक वो होता है दोस्तों जैसे एकल संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, ये सब क्या है, एकात्मक का गुण होता है। संघ क्या होता है, संघ का मतलब होता है जहाँ दो सरकार हो, शक्तियों का विभाजन हो, लिखित संविधान हो। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए, आपको समझ में आएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने 5वां विशेषता देखा था कि सरकार का संसदीय रूप भारत में कैसा है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है, जो ब्रिटेन के संसद से लिया गया है, ब्रिटेन के संसद की तरह। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। इस तरह हम लोगों ने टोटल 9 पॉइंट को कवर कर लिया था। कल हम लोगों ने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत को देखा था। आज हम लोग देखेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भी संविधान की विशेषता है। देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य क्या होता है, मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारा ड्यूटीज़ है, हमारा ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। हमारा कर्तव्य है कि राष्ट्रगान का हम आदर करें, राष्ट्र की संप्रभुता को ध्यान में रखें, एकता और अखंडता को बनाए रखें, ये सब हमारा कर्तव्य है। देखिए, जब संविधान बन रहा था तो उस समय संविधान निर्माताओं ने आवश्यक नहीं समझा, लेकिन कुछ दिन बाद यह आवश्यक समझा जाने लगा कि मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए। अगर हमें अधिकार मिला है तो हमारा ये कर्तव्य भी होना चाहिए कि हम कुछ अधिकारों का पालन करें। ठीक है, इसलिए मौलिक कर्तव्यों को भी मूल संविधान में पहले नहीं जोड़ा गया था, लेकिन बाद में जोड़ा गया। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। इसे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। यह 42वां संशोधन कब का समय है, तो दोस्तों जब 1975 में आंतरिक आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी ने लगाई थी 1975 से 77 के दौरान, उस समय इसको जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ठीक है, बाद में एक और संशोधन करके एक और 2002 में 86वें संशोधन किया गया, एक और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। टोटल कितने मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, तो टोटल अभी 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, एक नया मौलिक कर्तव्य कौन बढ़ाया गया है, तो वह जो शिक्षा वाला है ना, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना माता पिता का कर्तव्य होगा। ठीक है, यही बढ़ाया गया है 1 नंबर। ठीक है, तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। ये भी तो हमारी विशेषता ही है कि हमारे संविधान में कर्तव्य को भी रखा गया है, अधिकार को भी रखा गया है। ठीक है, फिर दोस्तों अगर पूछे कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग 4 में मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है और केवल एक ही अनुच्छेद है, वो भी है 51 का अनुच्छेद। ठीक है, इसके तहत प्रत्येक भारतीयों का यह कर्तव्य है, प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होगा कि वह संविधान की राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्र की संप्रभुता को ध्यान में रखे, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखे, उसकी रक्षा करे, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करे, सभी लोगों में आपसी भाईचारा को विकास करे, और इस तरह मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, मौलिक कर्तव्य नागरिक को यह याद दिलाता है, क्या याद दिलाता है, कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश और अन्य नागरिक के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का भी निर्वाह करना है। अगर आपके पास अधिकार मिला है तो ये भी ध्यान में रखिए कि आपका भी कुछ कर्तव्य है, देश के लिए कुछ करना, देश को ध्यान में रखना। ठीक है, अन्य नागरिकों की प्रति कुछ जिम्मेदारी को बरतना, ये भी तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है,
इस तरह हम लोगों ने मौलिक कर्तव्यों को लागू किया। नीतिक निर्देशक तत्वों की तरह कर्तव्यों को भी कानूनी रूप में लागू नहीं किया जा सकता। निर्देशक तत्वों को भी कानूनी रूप में लागू नहीं किया जा सकता और मौलिक कर्तव्यों को भी कानूनी रूप में लागू नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब कि अगर मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और नीति निर्देशक सिद्धांत का भी यही मतलब होता है, ठीक है। लेकिन मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो सीधे आप आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा मौलिक कर्तव्य, ये भी तो हमारी विशेषता ही है। फिर 11 नंबर विशेषता यह कहता है दोस्तों कि भारत का जो संविधान है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। किसी भी धर्म को विशेष धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है, सबको समान नज़र से देखता है, सब धर्म का संरक्षण करता है, सर्व धर्म की रक्षा करता है, ठीक है। लेकिन किसी को भी विशेष दर्जा नहीं देता है दोस्तों। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं। वो कौन सा लक्षण है जो धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है? तो सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता शब्द आया कैसे? तो 42वां संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि धर्मनिरपेक्षता शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वां संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। फिर प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, ठीक है। पूजा अर्चना, आस्था, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसकी प्रचार कर सकता है, ये सब हमें अधिकार मिला हुआ है, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 25 और 26 में यह अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान संरक्षण समान समझा जाएगा। सबको हम समान समझेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, उसे कानून की समान सुरक्षा भी दी जाएगी। यह आर्टिकल 14 में कहता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह आर्टिकल 15 है दोस्तों। फिर सार्वजनिक सेवाओं में नागरिक के समान अवसर दिए जाएंगे, यह भी आर्टिकल अनुच्छेद 16 है दोस्तों। हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने, उसे पूजा अर्चना करने का अधिकार है, अनुच्छेद 25 है दोस्तों। फिर कहता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन का भी अधिकार है, अनुच्छेद 26 कहता है। फिर किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म को विशेष प्रचार के लिए किसी प्रकार के कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए, अगर आप धर्म के नाम पर कुछ धन इकट्ठा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं किया जाएगा कि आपसे उस पर कर लिया जाए, ठीक है। यह आर्टिकल 27 कहता है, ठीक है। फिर किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे, यह अनुच्छेद 28 कहता है कि कोई भी सरकारी स्कूल उसमें धार्मिक निर्देश नहीं दे सकते, ठीक है। फिर कहता है 10 नंबर की नागरिक के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है, यह अनुच्छेद 29 कहता है। अल्पसंख्यक को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, ये सब अनुच्छेद 29 कहता है। अल्पसंख्यक को अपने पसंद के शैक्षणिक संस्था की स्थापना करने, उन्हें संचालित करने का अधिकार है, यह अनुच्छेद 30 कहता है। फिर राज्य के सभी नागरिकों को समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा, अनुच्छेद 44 कहता है। अभी हाल ही में सब राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने पर चर्चा चल रहा है, ठीक है। इस तरह धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा धर्म का मतलब क्या होता है, चर्च, और राज्य का मतलब राजनीति के बीच पूर्ण अलगाव रखती है, ठीक है। राज्य और धर्म के बीच क्या है, अलगाव रखती है, ये पश्चिमी अवधारणा है, ठीक है। धर्म की पश्चिमी अवधारणा धर्म और राज्य के बीच अलगाव रखती है। धर्मनिरपेक्षता की यह नकारात्मक अवधारणा भारतीय परिवेश में लागू नहीं होता है, ठीक है। जो ये पश्चिमी अवधारणा है कि जो धर्म है वह राज्य से अलग होती है, पूर्ण अलगाव रखती है, यह अवधारणा क्या है, नकारात्मक है। यह नकारात्मक हमारे भारतीय संविधान में नहीं है, भारतीय परिवेश में लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ का समाज बहुधर्मी है। हमारा समाज कैसा है, बहुधर्मी, बहुत सारे धर्म हमारे समाज में रहते हैं, इसलिए हम इस पश्चिमी अवधारणा को नहीं लागू करते हैं, यह नकारात्मक अवधारणा है, ठीक है। इसलिए भारतीय संविधान ने सभी धर्मों को समान आदर, सभी धर्मों को समान रूप से रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता को सकारात्मक पहलू को शामिल किया है। किसको शामिल किया है, सकारात्मक पहलू को शामिल किया है, ठीक है, और नकारात्मक पहलू को अस्वीकार करता है। धर्म को राज्य से पूर्ण अलगाव तो पश्चिमी अवधारणा है, लेकिन भारत में क्या है, भारत सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है, सबको समान नज़र से देखता है, ठीक है, और सकारात्मक पहलू को अपनाता है।
इसके अलावा संविधान ने विधायिका में धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले पुराने धर्म पर आधारित प्रतिनिधित्व को भी समाप्त कर दिया गया। पहले क्या था कि विधायिका में जो कानून बनाते हैं लोग, उसमें धर्म के आधार पर कुर्सी में आरक्षण दिया जाता था कि ये धर्म के हेतु इनको कुर्सी में आरक्षण, इतना कम सीटों पर ही चुनाव जीत जाएंगे, तो ऐसा आरक्षण दिया जाता था। लेकिन अब इसको भी समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। हालांकि संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अस्थायी आरक्षण प्रदान करता है। ठीक है। जो निचले जाति के लोग हैं उसे अस्थायी आरक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है। आरक्षण का मतलब ये नहीं कि सबको बराबर करना, जो नीचे तबका के लोग हैं उसे हम सबके बराबर लाकर खड़ा कर देंगे। ठीक है। ठीक है। यही तो होता है आरक्षण। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आरक्षण सही है कि गलत है। ठीक है। इस तरह हम लोगों ने दो विशेषता को देख लिया है। पहला विशेषता हम लोगों ने देखा मौलिक कर्तव्य, दूसरा विशेषता हम लोगों ने देखा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सबको समान नज़र से देखता है, किसी धर्म विशेष को धर्म के तौर पर मान्यता ही नहीं देता है। ठीक है। इस तरह हम लोगों ने बहुत सारे देखिए यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता के कुछ लक्षण दिए गए हैं, जैसे कि यहीं 14, 15, 16, 25, 26, 28 ये सब इसका लक्षण बताया गया। टोटल 10-11 पॉइंट बताया, 12 पॉइंट बताया गया। ठीक है। ये धर्मनिरपेक्षता के लक्षण हैं। ठीक है।